नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को समझेंगे। देखो, आर्टिकल 13 में ये बात की गई है कि कोई भी कानून अगर ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो जिस हद तक वो उल्लंघन कर रहा है उस हद तक वो रद्द माना जाएगा। लेकिन सरकार ये कहती है कि सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज को रद्द किया जा सकता है, अमेंडमेंट को नहीं। ठीक है जी। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आर्टिकल 31B कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर 9th शेड्यूल के अंदर सरकार कोई भी लॉ डाल देती है तो उसको जुडिशरी टच नहीं कर सकती है, वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर की बात होगी। ठीक है जी। उसी साल में एक केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसमें कोर्ट जो है वो सरकार की ही साइड लेकर ये कहता है कि अगर आर्टिकल 13 को जब भी पढ़ाया जाएगा तो उसमें जिन लॉज की बात हो रही है उसमें ऑर्डिनरी लॉज ही शामिल होंगे, अमेंडमेंट नहीं शामिल होगा, यानी कि सरकार की बात मान ली। ठीक है जी। 17th अमेंडमेंट में सरकार का जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ चुका था। 1964 के अंदर वो एक और अमेंडमेंट लेके आई, 17th अमेंडमेंट, जिसमें उसने कुछ और चीज़ों को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया क्योंकि इम्यून था, जुडिशियल रिव्यू उस पर लगता नहीं था। उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस आया, जिसमें कोर्ट ने वापस से सरकार का ही साथ दिया और कहा कि हाँ ठीक है, अगर आप अमेंडमेंट से कोई भी चेंज ला रहे हो तो ला सकते हो। लेकिन 1967 एक ऐसा साल था जिसमें कुछ बदला। सुप्रीम कोर्ट खड़ा हुआ और सरकार से बोला कि नहीं, अब तक जो आपने किया ठीक है, आगे ऐसा नहीं चलेगा। आप कोई भी, चाहे ऑर्डिनरी लॉ बनाओ, चाहे आप प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास करवाओ, चाहे आप कोई भी अमेंडमेंट करवाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते हो। ये जजमेंट दिया गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के केस में। ठीक है जी। उसके बाद जो सरकार थी उसको थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि ये उसकी ईगो को टच कर रहा था, उसकी पावर को ललकार रहा था ये जो जजमेंट था। तो यहाँ पर होड़ मच जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। इसके बाद उस समय की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 4 अमेंडमेंट्स दिए। 24th अमेंडमेंट में ये बात कही गई कि भैया आर्टिकल 13 में एक और क्लॉज जोड़ दिया गया, क्लॉज 4, जिसमें कहा गया कि भैया जो भी लॉज इसके अंदर कवर होते हैं उसमें अमेंडमेंट नहीं आता है, यानी कि जो सरकार पहले ओरली कह रही थी उसको अब लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, ना कि उसे बदलना। तो अब क्या करोगे? अब फंस गया कोर्ट। फिर नेक्स्ट एक और अमेंडमेंट लेके आया गया जो कि 1971 में 25th अमेंडमेंट था। उसमें बात की गई ही आर्टिकल 31C को इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि अगर सरकार किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर रही है तो उस डिसीजन को जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो चैलेंज नहीं करेगी। ये भी चीज़ें जो हैं जुडिशियल रिव्यू के दायरे के बाहर होंगी। उसके बाद आया 1971 में ही 26th अमेंडमेंट, जिसमें एबॉलिशन ऑफ प्राइवी पर्सेस किया गया। पहले जो राजा होते थे ना, उनकी संपत्ति तो सरकार ने ले ली थी, नेशनलाइज कर दी थी, उसके एवज में उन्हें कुछ पैसे दिए जाते थे जिसको कहते थे प्रीवी पर्स। तो उस प्रीवी पर्स को एबॉलिश किया गया था। अब ये वैसे तो अच्छी चीज़ थी लेकिन इसको सही तरीके से नहीं किया गया था क्योंकि उस समय जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था और ये जो कानून बनाया गया था वो उसके उल्लंघन में था। ठीक है जी। उसके बाद आया था 29th अमेंडमेंट, जिसमें बात की गई थी 1972 के अंदर कि अगर सरकार जो है वो कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आती है या पिछले किसी लैंड रिफॉर्म एक्ट में कोई बदलाव करती है, अमेंडमेंट करती है और उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है तो वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर रहेगा। ये मतलब सरकार बार बार ये कोशिश कर रही है कि जुडिशरी जो है उसके कानूनों को टच ना करे, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने दे, है ना। कोई देखने वाला उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई सुपरवाइजर नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये बताने वाला कोई नहीं होना चाहिए, उसको खुली छूट दे दे कुछ भी करने की, है ना। सरकार बार बार ये कोशिश कर रही थी। लेकिन 1973 में फिर से एक लैंडमार्क केस आता है, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 24 अप्रैल 1973। इस डेट को आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 बाद में भी काम आएगी। ठीक है जी। 13 जजेस की बेंच थी, बहुत बड़ी बेंच होती है, और 7:6 के उसमें रेशियो में इसमें डिसीजन दिया गया था। और चीफ जस्टिस सीकरी जो थे उन्होंने इस केस को हेड किया था। ठीक है जी। क्या कहा गया था इसमें? मेन चीज़ जो थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की नींव रखी गई थी इसके अंदर। कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपको कोई भी चेंज लेके आना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप ला सकते हो, आपको फंडामेंटल राइट को एब्रिज करना है, कर सकते हो, लेकिन आपका कोई भी निर्णय, कोई भी एक्ट, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को टच करेगा, उसको अगर
उसके साथ अगर कोई भी इंटरफेरेंस करेगा तो वो सारी चीज़ें जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगी और हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देंगे। ठीक है जी। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं छेड़ सकते, बाकी आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है जी। ये कहा गया था केशव नंदा भारती केस में। उसके बाद आता है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1975 का केस, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये वर्डिक्ट आता है कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी हैं उन्होंने गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपनी पावर का मिसयूज करके इलेक्शन को जीता है और उनके जो इलेक्शन के ऊपर जो वर्डिक्ट आया है वो नेगेटिव आता है, तो वो अपील कर देती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी अपील पेंडिंग ही थी कि जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी भारत के अंदर, और इस इमरजेंसी का फायदा उठाकर उन्होंने एक और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जिसका नाम था आर्टिकल 329A। इसमें यह कहा गया था कि भैया चाहे कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या स्पीकर है लोकसभा का, तो उसके इलेक्शन को कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता है, यानी कि खुद को इम्यूनिटी देने के लिए उन्होंने ये आर्टिकल डाला था। ठीक है जी। इसके बाद आता है 1976 के अंदर 42nd अमेंडमेंट। इसमें 368 जो आर्टिकल था, जो कि अमेंडिंग पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को, उसमें क्लॉज 4 और 5 जोड़े गए थे जो कि पार्लियामेंट की पावर को बढ़ा देता है अमेंड करने के लिए, जिसको कि ताकि जुडिशरी उसको चैलेंज ना कर पाए। लेकिन अगला ही जो केस आता है मिनर्वा विल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1980, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि भैया ये जो तुमने क्लॉज जोड़े हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हैं, इसलिए हम इनको रद्द करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद केस आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, जिसमें यह कहा गया कि भैया जो बेसिक डॉक्ट्रिन, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमने बनाई थी 1973 में, क्या डेट थी वो 24 अप्रैल 1973, जब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लागू हुई थी, तो वो उस प्रोस्पेक्टिवली यूज की जाएगी, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली मतलब उस डेट के बाद से जो भी कोई एक्ट बनेगा वो उसके आधार पर देखा जाएगा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं। उसके पहले जो एक्ट्स बन गए उनको हम नहीं छेड़ेंगे। ये बात कही गई थी वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में, और इसी बात को फिर रिपीट किया गया था IR कोएलो केस 2007 के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि भैया अगर 9 शेड्यूल में कोई भी चीज़ रख दी गई है और 1973 के बाद वो रखी गई है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लागू होगा। इसी के साथ जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो खत्म होती है। जो लड़ाई थी वो इसके बाद से दोबारा कोई ना तो ऐसा अमेंडमेंट आया है ना कोई ऐसा जजमेंट जो कि इस लड़ाई को दोबारा भड़काए। इसके साथ ये जो चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।